बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम सेकेंड ईयर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, जो कि लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक आप ये पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे आप लोगों को इस चैप्टर की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये स्टोरी पूरी सुनेंगे और सुनने के साथ साथ आपको इस चैप्टर के बारे में और डिटेल्स जो है जब आप पेपर देने जाते हो या आप क्लास में कोई टेस्ट ले रहे हो या टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही हो, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद 100% ये है कि ये चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आप कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी समझने के लिए ये चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन है। आज जिस तरीके से हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, यकीन करें बहुत ही इजी वे है। तो चलिए बिना डिस्कस किए हम चलते हैं अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, जो कि लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बर्ट्रैंड रसेल ने कोशिश की कि आप लोगों को बेसिकली बता दें। यानी कि इन्होंने कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को पॉइंट आउट किया है इस चैप्टर में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर और सिविलाइजेशन को लेकर है, जो कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है। इसको मज़ीद शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो बर्ट्रैंड रसेल ने सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया, और नंबर 2 इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़। अब इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर जो है एशियाई ममालिक में कौमियत के तस्वुर की तश्कील और नशोनुमा से मुतालिक है। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल ने एशिया में गैर मुल्की तसल्लुत से निजात हासिल करने के लिए आज़ादी की तहरीकों की तंजीम और कौमियत के तस्वुर की नशोनुमा के अमल को मशरिक में रीअवेकनिंग का नाम दिया है। एशियाई ममालिक में कौमी नज़रियात की तश्कील, ज़ेर असर सरबेदारी का अमल बहुत अहमियत का हामिल है। अगर इसका जायज़ा वसी तारीख से नुक्ता नज़र से लिया जाए तो इसमें मशरिक और मगरिब यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान क़ुव्वत व इक़्तिदार का तबादला गुज़िश्ता 2000 सालों से जारी रहा है। इब्तदाई तारीख़ के हवाले से मशरिक को क़ुव्वत व इक़्तिदार हासिल था। मशरिक उस वक्त के मगरिब के मुकाबले में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा क़ुव्वत व इक़्तिदार का मालिक था बल्कि बहुत तहज़ीब याफ्ता भी था। मज़हब में तहज़ीब की नशोनुमा यूनान के उरूज के ज़माने में हुई, जबकि सिकंदर आज़म की फतूहात के बाद मगरिब को इक़्तिदार हासिल हुआ। रोम के ज़वाल के वक्त तक तकरीबन 7-8 सदियों तक मगरिब डोमिनेशन में रहा। रोमन्स और जर्मन्स के दरमियान जंगों ने मगरिब के इक़्तिदार की क़ुव्वत को कमज़ोर कर दिया और इस तरह तहज़ीब और ताकत एक मरतबा फिर मशरिक़ को मुंतकिल हो गई। इस्लामी खिलाफत के दौर में एक अज़ीमुश्शान इस्लामी सल्तनत कायम थी। चीन में टांग डायनेस्टी के इब्तदाई दौर में जो सल्तनत कायम थी वो ना सिर्फ वसी बल्कि अज़ीमुश्शान भी थी। ये बात काबिल गौर है कि मशरिक़ में इस वक्त ना सिर्फ वसी सल्तनत कायम थी बल्कि इनकी तहज़ीबें और तमद्दुन भी ना सिर्फ ताकतवर बल्कि मौसर तरीन थी। साइंस, शायरी, फ़लसफ़ा और फ़नून को चीन और इस्लामी खिलाफत के दौर में बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। ये वक्त था जब ईसाई यूरोप और इसका मुआशरा माशरती सिर्फ ताकतवर बल्कि मौसर तरीन थे। साइंस माशरती खराबियों में घिरा हुआ था। यूरोपी मौरख़ीन इस ज़माने को तारीख़ी ज़माना यानी कि द डार्क एज कहते थे और इसकी वजह इनकी तंग नज़री है। वास्को डी गामा और कोलंबस इस मगरबी शहंशाहियत के पेशे रू के तौर पर ज़ाहिर हुए, जो बाद में साइंसी टेक्निक की बुनियाद पर कायम हुई। मगरबी असरात
पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलना शुरू हो गए। 16वीं सदी के आगाज़ तक मगरिब को इतनी क़ुव्वत हासिल हुई कि मशरिक़ हर लिहाज से बहुत पीछे रह गया, मगर एक मर्तबा फिर जर्मन और मगरबी इत्तेहादी ममालिक के दरमियान जंगों ने मगरिब की ताकत को कमज़ोर बना दिया। दूसरी आलमी जंग ने दुनिया की सियासत के मंजरनामे को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यूरोप की कॉलोनियाँ एशिया में दूसरी आलमी जंग से कबल ही कायम हो चुकी थी। सदियों तक एशियाई ममालिक ने यूरोपीय इक़्तिदार के तसल्लुत में बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की और इस तवील तरीक़ तजुर्बे ने एशियाई कौमों में एक मुज़ाहिमत का मिजाज तश्कील दिया। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, साइंस और मशीनें तो ऐसे नए अनासिर हैं जो मुस्तकबिल में दुनिया में मौजूद हर तहज़ीब का एक हिस्सा बन जाएंगे। साइंसी टेक्निक्स के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर मशीनी नहीं बनाया जा सकता। शायरी, मौसीकी, फ़नून, मोहब्बत और छोटी छोटी खुशियों की भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है। ये खौफ लाहक है कि इन तमाम इक़्तिदार को मशीनी दौर में भुला दिया जाएगा। एशिया में रीअवेकनिंग को, एक अच्छी ज़िंदगी के अनासिर को दुनिया की कौमों के दरमियान बाहिमी एहतराम के जज्बे का फ़रोग़ भी होना चाहिए। ये एक गैर अखलाकी बात होगी कि आज़ादी की तहरीकों को परवान चढ़ाने या फिर इन्हें कुचलने के लिए फ़ौजी और मशीनी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अगरचे मगरिब यानी कि वेस्ट ने साइंस के मैदान में शानदार कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसने साइंसी टेक्निक्स और तवानाई का इस्तेमाल दूसरे इंसानों पर हुकूमत करने की मोहब्बत के लिए करना शुरू कर दिया। इंसान इस वक्त तक बाहिमी एहतराम का सबक नहीं सीख पाया है। एशिया की रीअवेकनिंग होती हुई कौमों को इन गलतियों को नकल करने से बचना चाहिए। इन्हें इन फैसलों से सबक हासिल करना चाहिए। अगर एशिया में रीअवेकनिंग का अमल अक्ली बुनियादों और इंसानों की बाहिमी एहतराम की सोच के साथ आगे बढ़े तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एशिया एक मर्तबा फिर इस दुनिया में एक आला तरीन याफ्ता तहज़ीब और अमन के मरकज़ के तौर पर ज़ाहिर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, जो कि बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी है कि ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और इसके अलावा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।